हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। नेक्स्ट आईएएस का यह प्रयास है कि कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बना करके उन परीक्षार्थियों को जो सुदूरतम क्षेत्रों में हैं उनको तैयारी में सहयोग मिल सके। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े सहज और सरल हैं, लेकिन चूंकि उस पर गुणवत्ता युक्त बेहतर मटेरियल नहीं है, इसलिए विद्यार्थी उसको तैयार नहीं कर पाते। उन्हीं में एक है जलवायु परिवर्तन, या हम कहें UNFCC। ये CCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। हालांकि इसको समझने के लिए मेरा मानना होता है कि थोड़ा हम बैकग्राउंड से चलें। कब इसकी शुरुआत हुई, किन किन अन्य टॉपिक्स से इसका अंतर संबंध है। जब सारे टॉपिक्स को हम क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी समझ बहुत बेहतर होती है। और तब किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के स्रोत तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है और आराम से हम उसका उत्तर दे देते हैं, पीटी के स्तर पर, मुख्य परीक्षा के स्तर पर, या साक्षात्कार तक। तो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज या UNFCCC आखिर ये है क्या। तो अगर हम इसके इतिहास में चलें तो दो टर्म्स देखो यहां दिया है मैंने। जलवायु का विचलन, इसका इंग्लिश टर्म होता है क्लाइमेटिक वेरिएशन, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए दे दिया है क्योंकि दोनों टर्म्स हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को भी जानना चाहिए। तो आखिर ये क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। फर्स्ट टाइम UNFCCC ने इसको स्पष्ट किया। बेसिकली जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। जैसे जलवायु होता क्या है, किसी भी प्रदेश में या क्षेत्र में वहाँ पे तापमान का जो अंतर है, अर्थात जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो अभी रिकॉर्ड टूट रहा है इंडिया में भी। जैसलमेर में या चुरू में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। 80 साल के दिल्ली के तापमान का रिकॉर्ड टूट चुका है आज। तो ओवरऑल जो उच्चतम तापमान है और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर है, वायु में कितनी नमी या आर्द्रता है, वर्षा की मात्रा कितनी है, किस ऋतु में है, वर्षा का स्वरूप कैसा है, वायु की गति कितनी है, इन सब को सम्मिलित रूप से मिला करके जब उसका एक वार्षिक विश्लेषण करते हैं तो उसको हम जलवायु कहते हैं। उसी को जब दैनिक रूप से एक दिन में कहेंगे तो मौसम कहेंगे, और यदि मासिक अर्थात महीने में करेंगे तो ऋतु कहेंगे। तो जलवायु परिवर्तन तो परंपरागत रूप से पृथ्वी के इतिहास में शामिल है। फिर ऐसा क्या है कि हमें घबराना चाहिए, हमें डरना चाहिए, या हमें एक विमर्श के माध्यम से इसको यथासंभव नियंत्रित करके इस समस्या को सॉल्व करना चाहिए। तो UNFCCC ने दो टर्म्स लिया, जलवायु का विचलन और जलवायु का परिवर्तन। अर्थात इन घटकों में जब परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है जो प्रकृति करती है, तो इसको हम परिवर्तन ना कह के विचलन कहते हैं, फ्लक्चुएशन, वेरिएशन। और ये पृथ्वी के इतिहास में निरंतर होता रहा है। जैसे आइस एज का आना, जिसको ग्लोबल डीमिंग अर्थात भूमंडलीय शीतलन भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे भूमंडल का गर्म होना, जिसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो पृथ्वी के इतिहास में बड़ा एक कॉमन रहा है और लगभग 10 लाख 20 लाख वर्षों में ये घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह सामान्य प्रक्रिया है। तो UNFCCC ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि अगर प्राकृतिक तौर पर उन घटकों में, उसके स्वरूप में, उसके गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो इतने लंबे समय में आता है कि हम उसे क्लाइमेट चेंज ना कह के हम उसे क्लाइमेट वेरिएशन कहेंगे, अर्थात जलवायु का विचलन कहेंगे। लेकिन मानव ने अपने गतिविधियों से इस दर को, अर्थात भूमंडलीय तापन के दर को इतना तीव्र से तीव्रतर कर दिया है कि बहुत कम समय में ही ये घटित होने लगा है, इसका प्रभाव दिखने लगा है। तो मानव जन्य कारणों, इसको इंग्लिश में कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मानव जन्य कारणों से यदि जलवायु में परिवर्तन होता है तो हम उसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अर्थात पृथ्वी के जलवायु के इतिहास की प्रक्रिया में यदि प्राकृतिक तौर पे घटना घटती है तो अब उसे हम जलवायु परिवर्तन नहीं कहेंगे, जलवायु का विचलन कहेंगे, क्लाइमेटिक वेरिएशन। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने, या जो भी इस पृथ्वी ग्रह के लिए चिंतनशील थे, उन्होंने एक विमर्श प्रारंभ किया भूमंडलीय तापन को लेकर के, अम्ल वर्षा को लेकर के, ओजोन क्षरण को लेकर के,
यहां तक कि हरित गृह प्रभाव से सबको जोड़ा और अंत में निष्कर्ष दिया जलवायु परिवर्तन के रूप में, और कहा कि जलवायु परिवर्तन इन सभी का जहां एक सम्मिलित प्रभाव है, वहीं कारण के तौर पे भी ये स्पष्ट होने लगा है, या कारण के तौर पे भी ये कार्यरत होने लगा है। थोड़ा इसके बैकग्राउंड चलते हैं, जानते हैं कैसे चीजें बदली। देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्मिथ ब्रोकर, इन्होंने एक टर्म दिया ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत चिंतनशील थे, केवल ये वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि समाज के संदर्भ में कई बातें बताते थे, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, इकोनॉमी से भी इनका एक लंबा नाता रहा है। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग टर्म को पहली बार पॉपुलर किया, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार टर्म ये समाज में पॉपुलर हुआ, वैश्विक स्तर पर पॉपुलर हुआ। इन्होंने 75 में अपने शोध पत्र में इस टर्म को पॉपुलर किया, मतलब प्रेजेंट किया, और तब बताया कि बेसिकली हरित गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या मीथेन हो गया, जो भी इस प्रकार के ठंडे गैस थे जिनको हम हरित गैस कहते हैं, उनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से पृथ्वी का उष्मा बजट असंतुलित हो रहा है। अर्थात यदि 100% सूर्य की किरणें आती हैं तो ये हरित गैस उसके लौटने के दर को कम कर देते हैं, और जिस मात्रा में कम करते हैं अर्थात रोक लेते हैं, उसी मात्रा में भूमंडलीय तापन हो रहा है। अर्थात हरित गृह प्रभाव का सीधा प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, भूमंडलीय तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। रिजल्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग टर्म ब्रोकर ने पॉपुलर किया। 84 में यह विमर्श बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, 75 में पॉपुलर हुआ था, 84 में वैश्विक स्तर पर भूमंडलीय तापन तथा जलवायु परिवर्तन दोनों को जोड़कर वैश्विक समुदाय एक गहन चिंतन करने लगा कि लगता है पृथ्वी खतरे में थी। ये ध्यान रखिएगा, विश्व में जब औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ तो मानव ने कोयले का प्रयोग ऊर्जा में करना प्रारंभ किया, और मानव इतराने लगा कि हमने उस स्रोत को ढूंढ लिया है जो मानव के पूरे सभ्यता को ही बदल कर रख देगा। ये बिल्कुल सही मानव ने सोचा था, बदल कर ही रख दिया है, और भूमंडलीय तापन से मानव के अस्तित्व पर ही खतरा आने लगा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन विश्व में सबसे धीमी गति से, कहते हैं क्रीपिंग, घिसटती हुई, सरकती हुई, लेकिन सबसे बड़ी आपदा है, क्योंकि भूमंडलीय तापन का अगला चरण भूमंडलीय शीतलन होता है, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल डीमिंग, जो आइस एज को लाता है। अब सोचिए, यदि पूरे पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाए तो कौन बचेगा? पशु पक्षी, वनस्पति तो नहीं बचेंगे, मानव के अस्तित्व पर भी पूरी तरह से खतरा आ जाएगा। तो मानव जिस औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैला, जिस पर इतराता था, वही क्रांति नगरों के निर्माण से लेकर उद्योगों के निर्माण तक तेजी से फैलाव लेने लगा, और धीरे धीरे एक ऐसे नकारात्मक प्रक्रिया में परिवर्तित हो गया जिससे आज हम पूरी तरह से परेशान हैं। तो ओवरऑल भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से ये कहानी शुरू हुई। अब देखो, हमने 84 में, देखो यहाँ पे 84 में ये विमर्श बहुत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रारंभ हुआ, लेकिन 88 में IPCC का गठन हुआ। ये ध्यान रखिएगा, सीधे हम क्लाइमेटिक चेंज के UNFCCC पे नहीं जा रहे हैं, IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। 84 में विमर्श बहुत तेज हुआ, 88 में बनता है IPCC, और ये 2 संस्थाओं, जो यूएनओ का ही संस्था था, यूएन का, पहला था UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO। दोनों ने मिलकर के इसका गठन किया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, जिसको हम कहते हैं सचिवालय। IPCC ने स्पष्ट एक रिपोर्ट दिया कि हम लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी स्पष्ट शोध को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर हरित गृह प्रभाव, उसके प्रभाव से हम भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन या अन्य सभी समस्याओं को जोड़ते हुए अंततः यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे संस्थाएं भी बननी चाहिए जो इस पर स्पष्ट तौर पे शोध भी करें और पूरे विश्व को संप्रेषित भी करें कि क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। अर्थात IPCC ने आगे की रणनीति में UNFCCC के गठन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। अब देखते हैं वो कैसे। तो 88 में IPCC बना, और
आपको पता होगा, ये बहुत प्रसिद्ध है, 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी समिट हुआ, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, 1992। इसी अर्थ समिट में सबसे बड़े परिणामों में एक था UNFCCC का निर्माण। अर्थात 92 में हमने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को एक बेहतर अमली जामा पहनाने के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है 2002 में, जिसको हम अर्थ प्लस 10 कहते हैं, हम आगे बताएंगे आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन बना, आयोजित हुआ। और इसी में 92 में ही जलवायु परिवर्तन पर मानव की भूमिकाओं को रेखांकित करने के लिए कि मानव किस किस प्रकार से जिम्मेवार है, UNFCCC का गठन किया गया। अर्थात क्रम से देखिए, 1975 में ग्लोबल वार्मिंग को विश्लेषित किया गया ब्रोकर के द्वारा, 88 में IPCC का गठन होता है, और 92 में रियो डी जेनेरो में जब अर्थ समिट हुआ तो UNFCCC का गठन हुआ। ये UN का एक यूनिट है जो इस बात पर शोध करती है कि मानव के प्रभाव से, मानव के क्रियाकलाप से किस प्रकार जलवायु परिवर्तित हो रहा है और मानव के सभ्यता पर, मानव के अस्तित्व पर यह किस प्रकार एक प्रश्न लगा सकता है। क्योंकि इस वर्ष, आज मैं बताऊं, कल हालांकि दिल्ली में हल्की बारिश हुई, लेकिन दिल्ली में अगर 80 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, चूरू में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, गर्मी की लहर कभी प्रायद्वीपीय पठार पर नहीं देखा जाता था। आज बेंगलोर में, पुणे में, या महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक के अधिकांश नगरों में गर्मी की लहर या हीट वेव चल रहा है। ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ है और ये सीधे सीधे जुड़ा है उसी भूमंडलीय तापन से, हरितगृह प्रभाव से या जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया से। तो निसंदेह ये हमारे लिए खतरे का एक अलार्मिंग बेल होगा, हमें सचेत तो हो ही जाना चाहिए। तो UNFCCC के विषय में यदि बात करें तो 21 मार्च 94 से ये कार्यरत हुआ, अर्थात ये फंक्शन में आ गया। 92 में इसका गठन हुआ, 94 में फंक्शन में आया, और अभी हालांकि 198, अब ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्र या पार्टीज कहते हैं, पार्टियां, क्योंकि UNFCCC ने ये निर्णय लिया कि जो भी इसके सदस्य राष्ट्र होंगे, राष्ट्र के अलावा UN के भी 2 मेंबर्स होते हैं जिनको मिलाकर 198 होता है, तो उनको हम कोप कहेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी है। अर्थात प्रति वर्ष हम मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने इस वर्ष एक टारगेट फिक्स किया कि हम कार्बन एमिशन को इस स्तर तक लेके आएंगे जिसमें पेरिस समझौता के जो मापदंड थे या पेरिस समझौता की जो मुख्य बातें थी, वहां तक, उस स्तर तक लाने की बात स्पष्ट तौर पे कही गई थी। लेकिन प्रत्येक कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो UNFCCC प्रत्येक वर्ष जो सम्मेलन करता है उसको हम कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। उसी में हम निर्णय लेते हैं पिछले बार के उद्देश्यों को कितना हम अमली जामा पहना सके, अर्थात हम सफल हुए, इसका मूल्यांकन होता है। और साथ ही साथ यदि कुछ बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आ रहा है किसी विशेष कारण से, तो उसको कैसे नियंत्रित करें और भविष्य में और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सभी पर लगभग 3 दिवसीय चर्चाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोप, COP। लेकिन ये कोप प्रारंभ हुआ 1995 से। देखो, ये पहला कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जर्मनी के बर्लिन से प्रारंभ हुआ था। 28वां कोप अभी जस्ट 23 नवंबर-दिसंबर में दुबई में संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया था। यानी पहला जर्मनी, और अभी लास्ट जो हुआ है 28वां कोप, वो हुआ है दुबई में। वैश्विक स्तर पर विचलन और जलवायु परिवर्तन के अंतर को इसने प्रकृति और मानव के प्रक्रियाओं से जोड़ दिया है। अति व्यवहारिक है, अर्थात मानव कृषि के लिए, कृषि भूमि के लिए निरंतर वनों का विनाश कर रहा है, नगरीकरण के लिए वनों का विनाश कर रहा है, या औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने, जैसे आपने सुना होगा अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय उष्माद्वीप, अब तो ग्रामीण उष्माद्वीप का कंसेप्ट आने लगा है। अर्थात गांवों में भी जो पहले बागीचे थे, फलोद्यान थे, वो कटते जा रहे हैं। यदि वो बागीचे कटेंगे तो अब गांवों में भी एक प्रकार से हीट आइलैंड बनने लगा है, जो खासकर इस वर्ष 2024 में काफी पॉपुलर हुआ है। कई गांवों में गर्मी का लहर तो मैदानी क्षेत्र में पहले भी होता था, लेकिन इस बार जहां बागीचों के कटने की वजह से ये ग्रामीण भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम अर्बन हीट आइलैंड के अलावा रूरल हीट आइलैंड तक की चर्चा करने लगे हैं। तो मानव की गतिविधियां, खासकर औद्योगिकरण, नगरीकरण या अन्य
जैसे हम सेटेलाइट भी छोड़ते हैं तो ओजोन क्षरण फिर कई प्रकार से एक चेन में आ जाता है। जैसे हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे देखिए, जैसे हम ले हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव में हरित गैसों के मात्रा में वृद्धि से भूमंडलीय तापन हो रहा है। अर्थात पृथ्वी गर्म हो रही है, भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इसके वजह से विविध प्रकार का प्रदूषण, अब यह प्रदूषण वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा, और फिर मैं अन्य प्रकार के प्रदूषण की भी बात करूंगा। सभी प्रकार के प्रदूषण इससे अंतर संबंधित होते जा रहे हैं। फिर इसको जब वायु प्रदूषण से हम जोड़ेंगे तो अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, और जब सबको हम मिला देते हैं तो ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर आता है जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज। और यह ध्यान रखना है कि यद्यपि जलवायु का यह परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, लेकिन ये इतने लंबे समय में होता है कि UNFCCC ने इसको विचलन कहा है, वेरिएशन कहा है। ओवरऑल आप देखिए वर्ल्ड लेवल पर समिट्स रेगुलरली हो रहे हैं। ये डिमांड किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को कैसे हम नियंत्रित करें। इस तस्वीर में देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से पृथ्वी किस प्रकार से इसे दम घुटना कहते हैं, दम घुट रहा है। पहले का सिचुएशन, अब का सिचुएशन। इसके अलावा जैसे काश हम पृथ्वी को नहलाकर ठंडा कर पाते। ठंडा का तात्पर्य है कि हम पृथ्वी के इस बढ़ते उष्मन को नियंत्रित कर पाते। जो UNFCCC वो संस्था है जो निरंतर इस बात पर चर्चा कर रही है, ये लास्ट जो दोहा समिट हुआ था, ये रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और इसमें पार्टिसिपेट भारत ने भी किया। भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रों में, खासकर जो वादा किया जाता है उनको लगभग निभाने वाले राष्ट्रों में से एक है। तो UNFCCC के जो रिकमेंडेशंस थे इसके अंतर्गत हम बाद में चर्चा कर लेंगे। और UNFCCC जलवायु परिवर्तन, जलवायु विचलन, इसका जो मूल कंसेप्ट था वो आप तक संप्रेषित किया जा चुका है। अब मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में नेक्स्ट IAS के। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।